अभी तक हमने देखा कि वॉन्गसेन माजी से बात करने आता है और जब जैसी बोला कि मुझे पता है कि विंडोज तुमने ही तोड़ी थी, इसलिए स्कूल आकर टीचर के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, तो ये सुन वो वॉन्गसेन को मारने की कोशिश करने लगा, ये बोलकर कि क्या प्रूफ है कि विंडोज को मैंने ही तोड़ा था? क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया कि किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाते हैं? तो तब वॉन्गसेन बताता है कि स्टोन्स पर जो कार ऑयल लगा हुआ था वो इसी रिपेयर शॉप का लग रहा है, और फिर समझाने लगा कि अगर तुमने सभी के सामने आकर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करा तो इस वजह से मेरे फ्रेंड को स्कूल से सस्पेंड किया जा सकता है। तो तब माजी चुप हो जाता है एंड अब हमें दिखाया गया कि सच में माजी ही छुपकर स्कूल गया था एंड उसने ही विंडोज को तोड़ा था। प्रेजेंट में वॉन्गसेन कहता है कि मैंने तुम्हारा एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट देखा था, वो मेरे से ज्यादा बेहतर था, यानी अगर हम कॉम्पिटिशन करते तो तुम्हारे मुझसे ज्यादा चांसेस थे जीतने के। और फिर माजी को पैसे देने लगता है कि प्लीज इन पैसों को ले लो और स्कूल आकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। कि तभी बीशिंग भी यहाँ आ गई और वॉन्गसेन से पूछने लगी कि तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर माजी से कहने लगी कि वॉन्गसेन मेरा है इसलिए तुम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। तो तब माजी समझ जाता है कि इसका मतलब वॉन्गसेन और इस लड़की के बीच कुछ चल रहा है। वो वॉन्गसेन को पैसे वापस करता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं टीचर को सब सच बता दूंगा, जब गलती मैंने करी है तो मैं ही इसे ठीक करना चाहता हूँ। तो तब विशिंग और वॉन्गसेन दोनों यहाँ से जाने लगे। रास्ते में विशिंग वॉन्गसेन को डांटती है कि तुम नेक्स्ट टाइम कभी भी अकेले माजी से बात करने के लिए नहीं आओगे, और फिर कहने लगी कि मुझे तुम्हारा भेजा हुआ स्टडी प्लान मिल गया था। वॉन्गसेन खुश होता है और फिर कुछ चैप्टर्स के बारे में बताने लगा जो विशिंग को याद करने हैं, यानी कि एक तरह से दोनों अब खुश हैं, स्पेशली विशिंग ये देखकर कि वॉन्गसेन चाओ की हेल्प करा रहा है। अब नेक्स्ट डे हमें इन दोनों को साथ में स्टडी करते हुए दिखाया गया, जहाँ वॉन्गसेन अब भी अपने और गाओगी के बारे में बताने का ट्राई कर रहा होता है कि तभी गाओगी यहाँ आई और विशिंग को वॉन्गसेन के साथ देखकर कहने लगी कि वॉन्गसेन का फ्री टाइम सिर्फ मेरा होता है। तो तब विशिंग एक्सप्लेन करने लगती है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसे कुछ भी नहीं है, वॉन्गसेन तो सिर्फ मेरी स्टडी में हेल्प करा रहा है, पर हाँ मैं इसे प्रोटेक्ट भी किया करूंगी, तो तुम प्लीज माइंड मत करना। तो वही वॉन्गसेन भी हैरानी से गाओगी को देख रहा होता है कि इसने ऐसा क्यों कहा जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड हो। गाओगी हंसती है इन दोनों को परेशान करके और फिर तभी यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंकी परेशान हो रही है क्योंकि टूटी हुई विंडोज से रेन वाटर अंदर आ रहा था, इसलिए वो बीशिंग को काफी कुछ सुनाने लगी, जिस वजह से बीशिंग अपना बैग लेकर टैंकी के पास आई और सीट एक्सचेंज कर लेती है। तो तब ज़ेन्यू को बीशिंग की ये बातें पसंद आने लगी कि बीशिंग अब पहले से कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है। फिर अब दिखाया जाता है कि बीशिंग जब स्टडी कर रही थी तो तब ज़ेन्यू नॉन स्टॉप बीशिंग को देखने लगा, यानी उसकी नजर बीशिंग पर से हट ही नहीं रही थी, जैसे कि अब उसे बीशिंग पसंद आने लगी है बीशिंग के एकदम चेंज हो जाने की वजह से। इसका मतलब अब ड्रामा में स्टार्ट होगा लव ट्रायंगल। अब नेक्स्ट सीन में हम माजी को टीचर ऑफिस में देखते हैं, जहां वो पैसे दे रहा है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ही विंडोज को तोड़ा था। तो तब टीचर हैरान हुए और उसे डांटने लगे कि कल तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आना, मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हें इतना बिगाड़ कैसे दिया। माजी बताता है कि सब काम की वजह से दूर दूर रहते हैं, यानी किसी को भी मेरी फिक्र नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। तो ये सुन टीचर मिंग हैरान हुए और पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो। तो वो बताने लगा बस जो भी मिल जाए मैं वही कर लेता हूँ। टीचर मिंग को माजी के लिए बुरा लगने लगता है, इसलिए उन्होंने माजी को उसके पैसे वापस करे एंड कहने लगे कि तुम्हें भी वही पनिशमेंट दी जाएगी जो यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलती है, यानी तुम्हें क्लीनिंग करनी होगी इस शर्ट को पहनकर, क्योंकि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि स्कूल में गंदे कपड़े पहनकर नहीं आते। माजी पहले तो उस शर्ट को पहनने के लिए मान नहीं रहा होता है, पर जब टीचर मिंग जिद करने लगे तो तब वो मान गया। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीचर क्लास में आकर बता देते हैं कि ये बात प्रूफ हो चुकी है कि चाओ ने कुछ भी नहीं करा था। तो ये सुन चाओ एंड बीशिंग दोनों काफी ज्यादा खुश होने लगे। टीचर बताते हैं कि विंडोज रिपेयर होंगी, इसलिए तुम सभी दूसरी क्लास में शिफ्ट हो जाओ। तो ये सुन वो सभी मान गए। फिर सीन चेंज होता है एंड दिखाया जाता है कि चाओ और बीशिंग जब जा रहे होते हैं तो तब चाओ बताने लगा कि मेरी ज़ेन्यू ने भी काफी हेल्प कराई थी, इसलिए क्यों ना मैं उसे भी तुम्हारे साथ डिनर पे लेकर चलूं। बट बीशिंग मना कर देती है ये बताकर कि मुझे वॉन्गसेन के साथ लाइब्रेरी में स्टडी करनी है। और जब चली गई तो दिखाया गया कि ज़ेन्यू भी ये सब बातें सुन चुका था एंड उसे बुरा लगा कि बीशिंग ने कैसे मेरे साथ डिनर करने से मना कर दिया और वॉन्गसेन के साथ
पढ़ने चली गई। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माजी जो कि क्लीनिंग कर रहा है, तो तब सभी स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे थे, इसलिए वो गुस्से से यूनिफॉर्म शर्ट उतार फेंक देता है कि तभी वांग सेन भी यहाँ आ गया माजी की हेल्प कराने के लिए। फिर समझाने लगा कि गाओगी और मैं हम दोनों बचपन से साथ में रहे हैं, लेकिन हमारे बीच एक दूसरे के लिए लव फीलिंग्स नहीं है, इसलिए तुम हमें गलत मत समझो। तो तब माजी चुप हो गया, फिर बोलता है कि ठीक है, तुम फिलहाल जल्दी जल्दी काम पूरा कराओ। यानी कि अब इन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं रही। और वहीं बीशिंग जो कि लाइब्रेरी में वांग सेन का आने का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ ज़ेन्यू आ गया और बीशिंग के पास आकर बैठ गया। बीशिंग पूछती है कि तुम भला यहाँ क्यों आए हो और तुम किसी और सीट पर भी तो बैठ सकते हो, लेकिन वो मना कर देता है ये कहकर कि कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है, सीट्स पर किसी के नाम नहीं लिखे। बीशिंग ज़ेन्यू को इग्नोर करते हुए अपनी स्टडी पर फोकस करने लगी कि तभी ज़ेन्यू उससे उसकी पेंसिल छीन लेता है और फिर बोला कि मैंने रियलाइज़ करा है कि जब तुम मुझे फॉलो करती थी तो वो सब इतना भी बुरा नहीं था, इसलिए तुम्हें वापस से मुझे अप्रोच करना चाहिए। एंड तुम सेक्शन ए में जाना चाहती हो ना, तो चलो क्यों ना हम साथ में स्टडी करें और दोनों साथ में सेक्शन ए में जाएं। तो तब बीशिंग साफ मना कर देती है कि अब मुझे तुम्हें फॉलो करने में 1% भी शौक नहीं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो और अपने काम से मतलब रखो। और जब यहाँ से जाने लगी तो तब ज़ेन्यू भी बीशिंग के पीछे पीछे गया कि तुम ऐसे कैसे मुझे मना कर सकती हो। दूसरी तरफ वांग सेन गाओगी से बात कर रहा होता है एंड पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करा सकती हो बीशिंग को ये बताने में कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। कि तभी इन दोनों की नज़र बीशिंग पर गई, जिसे ज़ेन्यू फॉलो कर करके परेशान कर रहा था। वांग सेन को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो तब गाओगी समझाती है कि अगर तुम्हें बीशिंग चाहिए तो तुम्हें उसको जल्द से जल्द अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए, इससे पहले कि तुम दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए। तो ये सुन वांग सेन कुछ सोचने लगा। वेल, ये सीन यहीं एंड होता है और अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कैसे वांग सेन बीशिंग का वेट कर रहा है कि तभी बीशिंग आई। एक्चुअली ये दोनों साथ में लाइब्रेरी जाने वाले हैं साथ में स्टडी करने के लिए, लेकिन तभी ज़ेन्यू भी यहाँ आ जाता है और बोला कि मैं भी तुम दोनों के साथ स्टडी करना चाहता हूँ, इसलिए वांग सेन मेरी भी स्टडी में हेल्प करा दो। बीशिंग कहने लगती है कि जरा देखो तो इस लड़के को, यानी तुम इतने श्योर कैसे हो कि वांग सेन तुम्हारी स्टडी में हेल्प कराने के लिए इजीली मान जाएगा, जबकि मैंने तो इसे इतनी मुश्किल से मनाया है। कि तभी वांग सेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगा। तो ये सुन बीशिंग शॉक रह गई। इनकी बस आ चुकी थी, जहां जल्दी से ज़ेन्यू बीशिंग के पीछे आ जाता है ताकि वांग सेन बीशिंग के क्लोज नहीं आ सके। जिसके बाद अब हम इन तीनों को साथ में लाइब्रेरी में देखते हैं, जहां ज़ेन्यू बार बार बीशिंग को परेशान कर रहा था कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करा दूं। तो तब ये सब वांग सेन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी सीट पर आ जाओ। तो तब बीशिंग वांग सेन की सीट पर बैठ गई। वांग सेन दोनों को सम सॉल्व करने के लिए देता है, जो कि ज़ेन्यू से हो ही नहीं रहे थे, बल्कि बीशिंग ने इजीली सॉल्व कर दिए। तो तब ज़ेन्यू शॉक रह गया कि भला तुम स्टडी में इतनी अच्छी कब से हो गई, या जो तुम्हारे वाले सम्स थे वो इजी थे और मेरे वाले हार्ड। लेकिन जब बीशिंग ज़ेन्यू के भी सम सॉल्व करके दिखा देती है तो ज़ेन्यू और ज़्यादा हैरान रह जाता है। वांग सेन बताता है कि मैंने बीशिंग का स्टडी प्लान रेडी कर रखा है, इसलिए अब उसे सब कुछ याद है, यानी कि सब फॉर्मूलाज। तो तब ज़ेन्यू चिढ़ गया एंड कहता है कि माना तुम स्टडी में अच्छे हो, लेकिन बास्केटबॉल में मुझसे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। और फिर तभी वांग सेन को ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर जाने लगा बास्केटबॉल मैच के लिए। तो वहीं बीशिंग सामान पैक करने की वजह से अंदर ही रह गई। जिसके बाद अब हम इन दोनों को बाहर देखते हैं, जहां ज़ेन्यू कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, इसलिए क्यों ना हम साइकिलिंग करें। तो तब वांग सेन कहता है कि इससे अच्छा तो मैं बीशिंग को अंदर जाके स्टडी ही करवा दूँ। और जब जाने लगा कि तभी ज़ेन्यू उससे बोलता है कि बीशिंग की लाइफ में सबसे पहले मैं आया था, इसलिए मेरा हक बनता है उसके क्लोज जाने का। तो यह सुन वांग सेन भी रुक जाता है और पूछने लगता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि उसकी लाइफ में सबसे पहले तुम आए थे। तो ये सुन ज़ेन्यू चुप खड़ा रह गया, फिर बोलता है कि छोड़ो, पहले हम साइकिलिंग करते हैं, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें ये चलानी नहीं आती। वांग सेन बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब जैसे ही वो साइकिल पर बैठा कि तभी बैलेंस ठीक नहीं होने की वजह से नीचे गिर जाता है। बीशिंग तभी यहाँ भागती हुई आई और वांग सेन के लिए परेशान होने लगी। तो तब उसे देखकर वांग सेन और ज़्यादा इंजर्ड होने की एक्टिंग करने लगता है। ज़ेन्यू बोलता है कि ज़रा देखो तो इसे कैसे एक्टिंग कर रहा है लड़की को देखकर। तो तब बीशिंग ने ज़ेन्यू को डांटा एंड वांग सेन को बाईसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ यहाँ से ले गई। फिर अब हम इन दोनों को बाईसाइकिल राइड एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ बीशिंग कहने लगती है कि आज मौसम कितना अच्छा है, अगर तुम्हारे पैर पर चोट नहीं लगी होती तो हम वॉक करते। वांग सेन कहने लगता है कि वो तो हम अब भी कर सकते हैं, पर बीशिंग मना कर देती है। फिर बस वांग सेन खुश होता गया क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
विशिंग के साथ बाईसाइकिल राइड एंजॉय करते हुए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन्गसेन अपने घर आ चुका है, जहां विशिंग हैरान है कि तुम्हारे घर में इतनी सारी बुक्स क्यों हैं, क्या तुम इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो। तो तब वॉन्गसेन बताता है कि ये सब मेरी नहीं है बल्कि मेरे पेरेंट्स की भी हैं, जो कि बिजनेस की वजह से अफ्रीका में रहते हैं और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तो ये सुन विशिंग हैरान हुई। फिर जब वो वॉन्गसेन के पैर पर मेडिसिन लगा रही थी तो तब वॉन्गसेन ने फाइनली हिम्मत करके बता दिया कि मेरे और गाओगी के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम समझती हो, यानी वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। तो तब विशिंग ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती है बल्कि बोलती है कि ओके। फिर वॉन्गसेन की काफी पुरानी फोटो देखने लगी, ये पूछते हुए कि तुम्हें भी पहले बास्केटबॉल खेलना पसंद था। जेन्यू को भी स्टार्टिंग से बास्केटबॉल खेलना पसंद रहा है। जब मैंने उसे देखकर पसंद करा था तो तब वो उस दिन बास्केटबॉल ही खेल रहा था। वॉन्गसेन पूछने लगता है कि क्या तुम्हें वो सिर्फ इसलिए पसंद आया क्योंकि वो एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था। तो तब विशिंग बताती है कि नहीं, बल्कि मैं जेन्यू को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि उसने काफ़ी साल पहले मेरी जान बचाई थी और मेरी वजह से उसके हाथ पर चोट भी लगी थी। तो ये सुन वॉन्गसेन उदास होने लगता है कि जैसे वॉन्गसेन को भी इस बारे में कुछ पता है या विशिंग किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में है। विशिंग कहती है कि ये सब पुरानी बातें हैं, फिलहाल अब मुझे जेन्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं, यानी कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। और जब किचन में वॉन्गसेन के लिए कुकिंग करने चली गई तो तब वॉन्गसेन खुश होने लगता है ये जानकर कि विशिंग अब जेन्यू को पसंद नहीं करती है और फिर अपनी उसी पुरानी फोटो को देखने लगता है और फिर एक दिन याद करता है एक्चुअली वॉन्गसेन ने बचपन से ही विशिंग को लाइक करा है, यानी स्टार्टिंग से उसका क्रश विशिंग पर रहा है। इसलिए जब एक दिन हिम्मत करने के बाद वो विशिंग को फ्रेंडशिप बैंड और लेटर देने जा रहा था लेकिन दे नहीं पाया था क्योंकि विशिंग वॉशरूम का पूछकर यहाँ से चली गई थी। इसका मतलब वॉन्गसेन का लव सालों पुराना है, पर उसने कभी अपनी फीलिंग्स विशिंग को नहीं बताई बल्कि हमेशा अपने तक ही रखी। प्रेजेंट में पता चलता है कि फ्रिज में कुछ भी नहीं है क्योंकि वॉन्गसेन हमेशा बाहर खाना खाता है। तो तब विशिंग बोलती है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम कुकिंग कर दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन्गसेन जब कन्वीनियंस स्टोर से सामान लेकर जा रहा था तो तब उसको सामने माजी दिखा जो कि कैन नहीं ले पा रहा। तो तब वॉन्गसेन उसकी हेल्प कराता है ये बताकर कि इसे ऐसे यूज करते हैं। दोनों अब बैठकर बात करने लगे, जहां माजी बोला कि तुम बहुत ही कूल हो, सभी टीचर्स और गर्ल्स तुम्हें पसंद करती हैं। तो तब वॉन्गसेन कहता है कि पर मुझे तो तुम कूल लगते हो क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स को खुद तक नहीं रखते बल्कि सामने वाले को बता देते हो। तो ये सुन माजी विशिंग के बारे में पूछने लगता है कि वैसे क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। तो तब वॉन्गसेन कहता है कि नहीं, वो बस मेरी क्लास में आना चाहती है, इसलिए मैं उसकी स्टडी में हेल्प करा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसा रिलेशन हुआ। माजी पूछता है कि क्या वो लड़की तुम्हारी वजह से तुम्हारी क्लास में आना चाहती है। वॉन्गसेन बोलता है कि पता नहीं। तो तब माजी बोला चलो तो फिर पूछ कर आते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर समझ जाओ कि वो तुम्हें पसंद करती है। तो ये सुन वॉन्गसेन भी अभी इसी टाइम विशिंग से ये बात पूछने के लिए मान जाता है। तो वहीं विशिंग जो कि स्टडी कर रही थी वो वॉन्गसेन को विंडो से बाहर देखकर खुश होने लग जाती है, इसलिए जल्दी से नीचे आ गई कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो। पर जब उसने माजी को देखा तो वो परेशान होने लगती है कि भला तुम यहाँ क्यों हो। माजी वॉन्गसेन से कहता है कि तुम इससे पूछो और फिर खुद ही पूछने लगा कि क्या तुम वॉन्गसेन की क्लास में वॉन्गसेन की वजह से आना चाहती हो। तो तब विशिंग रिप्लाई देती है कि हाँ, ताकि मैं वॉन्गसेन को हर टाइम प्रोटेक्ट कर सकूं और तुम जैसे लड़कों से भी वॉन्गसेन को बचा सकूं। माजी वॉन्गसेन से बोलता है कि अब तुम खुश हो जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। तो वहीं वॉन्गसेन बस शर्माता ही जा रहा था क्योंकि उसे अच्छा लगा ये जानकर कि विशिंग वाकई में सिर्फ उसकी वजह से उसकी क्लास में आना चाहती है। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि ऐसे ही दिन बीतते गए जहाँ ये दोनों रोज साथ में स्टडी करते हैं। और अब विशिंग अच्छे से रेडी हो चुकी थी मंथली एग्जाम देने के लिए। फिर फाइनली एग्जाम डे आया जो विशिंग ने फुल फोकस के साथ दिया, जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि आज मंथली एग्जाम रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। इसलिए विशिंग टॉप 50 में अपना नाम सर्च कर रही होती है। तो क्या विशिंग टॉप 50 में आ पाएगी, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।